नमस्कार। मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आप सभी का राजेश पायलट पॉलिटेक्निक कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर की अप्लाइड केमिस्ट्री की बुक है, उसके सिलेबस में यूनिट थर्ड इंजीनियरिंग मटेरियल में एक टॉपिक है रबड़ को स्टडी करेंगे। इसमें हम नेचुरल रबड़ और नेचुरल जो रबड़ है उसका वल्कनाइजेशन को स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ हम सिंथेटिक रबड़ को भी पढ़ेंगे। रबड़ दोस्तों, रबड़ को आपने अपने दैनिक जीवन में बहुउपयोगी वस्तुओं के इस्तेमाल में होते हुए देखा होगा। रबड़ एक उच्च प्रत्यास्थता व उच्च अनुभार वाला बहुलक होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो भी 300% से अधिक होता है। रबड़ में जो इसकी बहुलक इकाइयाँ होती हैं वो स्प्रिंग की भांति कुंडलित होती हैं। जब रबड़ को खींचकर तनित अवस्था में लाया जाता है, रबड़ को खींचा जाता है, तो जो इसकी कुंडलियाँ होती हैं, जो इसके पॉलीमर इकाइयों से मिलकर बनी हुई होती हैं, वो कुंडलियाँ खुलकर सीधी श्रृंखला बना लेती हैं, जिससे रबड़ की लंबाई बढ़ जाती है। और जब रबड़ से तनाव हटाया जाता है तो जो ये बहुलक श्रृंखलाएँ हैं वो पुनः अपने कुंडली के आकार को ग्रहण कर लेती हैं, जिससे रबड़ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, यानी पहले का आकार ग्रहण कर लेता है। और रबड़ को खींचने पे उसके आकार में वृद्धि होना और रबड़ को जो उस पर तनाव लगा है उसको हटाने के पश्चात पूर्व आकार को ग्रहण कर लेना, यही प्रत्यास्थता है, यही रबड़ की प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। तो रबड़ में क्या होता है, प्रत्यास्थता का गुण होता है, इसके साथ साथ इसका अनुभार बहुत ज़्यादा होता है और इसकी जो बहुलक इकाइयाँ होती हैं, बहुलक श्रृंखलाएँ होती हैं, स्प्रिंग की भांति कुंडलित होती है। जैसे स्प्रिंग को खींचा जाता है तो स्प्रिंग को खींचा जाता है तो लंबा हो जाता है, जो स्प्रिंग की कुंडलियाँ होती हैं, कॉइल्स होती हैं, वो खींचकर सीधी हो जाती हैं और जैसे ही उस पर जो तनाव होता है उसको रिलीज किया जाता है, हटाया जाता है, तो जो स्प्रिंग होती है उन्हें अपना पूर्ण आकार ले लेते हैं। तो इस तरह का ही गुण रबड़ में पाया जाता है और रबड़ का यह गुण प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। रबड़ दो तरीके से होते हैं, एक होता है प्राकृतिक रबड़ और एक होता है सिंथेटिक रबड़। प्राकृतिक रबड़, नेचुरल रबड़ हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और प्रकृति में हमें ये वृक्षों से प्राप्त होता है। एक वृक्ष है हेविया ब्रेसिलियंसिस। हेविया ब्रेसिलियंसिस से हमको प्राकृतिक रूप से रबड़ प्राप्त होता है। हेविया ब्रेसिलियंसिस जो पादप होता है, इसकी खासियत होती है जब उसमें कट लगाया जाता है, चीरा लगाया जाता है, तो इसमें से सफ़ेद कलर का एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, इसे लेटेक्स कहते हैं। और इस लेटेक्स में ही रबड़ होता है और उस लेटेक्स को प्रोसेसिंग करके उससे हम रबड़ प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हेविया ब्रेसिलियंसिस प्लांट में के तने में चीरा लगाते हैं और उससे निकलने वाले दूध या पदार्थ जिसे लेटेक्स कहते हैं को हम एकत्रित करते हैं। अब इस लेटेक्स को 1% एसिटिक अम्ल से स्कंदित करते हैं, यानी जब लेटेक्स लेंगे उसमें 1% एसिटिक एसिड डालेंगे, जिससे क्या होगा, वो दूध जैसा जो पदार्थ हो स्कंदित हो जाएगा, यानी दही की तरह जम जाता है, यानी सॉलिड पार्ट उसका अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाता है। तो जो स्कंदित हुआ, स्कंदित होने के पश्चात जो ठोस पदार्थ था तो उस ठोस पदार्थ को अलग कर लेते हैं। ये ठोस पदार्थ ही रबड़ होता है और इस रबड़ को हम क्या करते हैं, बड़े बड़े रोलर होते हैं उसमें भेजकर रोलरों से इनकी चद्दर बना लेते हैं, सीट फॉर्म में हम इनको प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, हमने जो रबड़ अभी प्राप्त किया है वो उपयोगी नहीं होता, क्योंकि ये अभी प्राकृतिक अवस्था में ही है और इसमें बहुत सारी कमियां होती है। जैसे इसकी प्रत्यास्थता का गुण कम होता है, यांत्रिक सामर्थ्य बहुत कम होती है, इसके अलावा इसमें जल अवशोषण की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, यानी बहुत कमज़ोर रबड़ होता है। तो इसमें हम इन सभी गुणों का विकास करने के लिए क्या करते हैं, रबड़ का वल्कनीकरण करते हैं, वल्कनाइजेशन करते हैं, जिससे क्या रबड़ बहुउपयोगी हो जाता है।
अब सबसे बड़ी बात है कि रबड़ होता क्या है। तो प्राकृतिक जो रबड़ होता है, प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। इसकी जो एकलक इकाइयाँ है, एकलक इकाई क्या है, आइसोप्रीन होती है। आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई आईयूपीएसी नाम क्या है आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नाम होगा 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। आपको ध्यान होना चाहिए, आईयूपीएसी नाम आपको आना चाहिए इसका। इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन। तो आप देख लीजिए, ये इसकी जो एकलक इकाई है, ये एकलक इकाई है आइसोप्रीन यूनिट, एकलक इकाई। और इसके बहुलीकरण से हमको क्या मिलता है, पॉली आइसोप्रीन मिलता है। तो पॉली आइसोप्रीन की लगभग कितनी इकाइयाँ, पॉली आइसोप्रीन में लगभग आइसोप्रीन कितनी इकाइयाँ होंगी, 10,000 से अधिक होंगे। यदि 10,000 ये आइसोप्रीन यूनिट आपस में पॉलीमराइज हो जाए, बहुलीकृत हो जाए और इस तरह से एक लंबी संरचना हमें प्राप्त हो जाए जिसमें ये जो आइसोप्रीन कितनी होंगी, 10,000 होंगी, तो हमें क्या होगा, प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होगा, यानी प्राकृतिक रबड़ की संरचना प्राप्त होगी। प्राकृतिक रबड़ में दो तरह के समायवी होते हैं, आपको समायवी पता होना चाहिए। ये देखिए, ये ज्यामितीय समायवी होते हैं, इनमें ज्यामितीय समावता होती है। ज्यामितीय समावता में डबल बॉन्ड होता है, द्विबंध के दोनों ओर यदि समान ग्रुप होते हैं तो सिस, और दोनों ओर यदि अलग अलग ग्रुप होते हैं तो ट्रांस, विपक्ष रूप कहलाते हैं। तो ये जो प्राकृतिक रबड़ होता है, दो समायवी की अवस्था में मिलता है। देखिए, ये कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध है और इस द्विबंध के दोनों तरफ CH2 यानी समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, समान परमाणु जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये सिस हो जाएगा, समपक्ष हो जाएगा। इसी तरह से इस कार्बन के दोनों ओर समान ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए ये भी सिस हो जाएगा। तो इसको हम सिस पॉली आइसोप्रीन कहेंगे। और सिस पॉली आइसोप्रीन होता है वही प्राकृतिक रबड़ होता है। तो प्रकृति से जो हमें आइसोप्रीन के बहुलक के रूप में दो समायवी प्राप्त होते हैं, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, विपक्ष समायवी। तो जो सिस फॉर्म होता है वो प्राकृतिक रबड़ बनाता है, यानी प्राकृतिक रबड़ होता है, ये रबड़ की तरह इसको हम उपयोग में लेते हैं। और दूसरा होता है विपक्ष रूप, विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन। विपक्ष पॉलीआइसोप्रीन में क्या होता है, देखिए कार्बन और कार्बन के यदि हम एक तरफ देखें तो एक तरफ CH2 है और दूसरी तरफ H है, और एक दूसरी तरफ देखें, इधर यहाँ देखें तो CH3 और इधर CH2 है। तो इस तरह से क्या हुआ, इन द्विबंध के दोनों तरफ असमान ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों तरफ क्या है, असमान ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए विपक्ष रूप हो जाएगा। और विपक्ष जो पॉलीआइसोप्रीन होती है वो घटापर्चा कहलाता है। ये विपक्ष की फॉर्म यदि आइसोप्रीन होगी तो क्या होगा, घटापर्चा कहलाएगा। और जो घटापर्चा होता है उसमें रबड़ के गुण नहीं होते हैं। तो हम ये जो रबड़ यूज करते हैं वो केवल सिस पॉलीआइसोप्रीन होता है, और सिस पॉलीआइसोप्रीन ही हमें रबड़ के रूप में उपयोग में लेते हैं। देखिए, ये जो सिस पॉलीआइसोप्रीन जो हमें मिला है प्रकृति से, जो हमने सीड फॉर्म में प्राप्त किया है अभी वो नर्म होता है, मुलायम होता है, इसकी घर्षण क्षमता बहुत कम होती है, कार्बनिक को विलय होता है, अम्ल और क्षार में विलय होता है। इसके अलावा ये जो वायुमंडलीय गैसें होती है उनसे भी ये उनका इस पर प्रभाव होता है, उसको वो गैसें इसको ख़त्म करती हैं, जल को अवशोषण कर लेता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही कम अनुपयोगी होता है, बहुत ही अनुपयोगी होता है, मतलब इसको काम में नहीं ले सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका वल्कनीकरण करते हैं। तो रबड़ का जब वल्कनीकरण हो जाता है तो उसके बाद ये उपयोगी हो जाता है, वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़। रबड़ का वल्कनीकरण चार्ल्स गुडियर एक साइंटिस्ट था, उसने किया। रबड़ की तनन सामर्थ्य, यांत्रिक सामर्थ्य, प्रत्यास्थता का गुण, घर्षण क्षमता, कार्बनिक विलायकों के प्रति प्रतिरोधकता आदि गुणों के विकास के लिए रबड़ का वल्कनीकरण किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसकी जो तनन सामर्थ्य बहुत कम होती है, यानी जैसे उसको खींचा तुरंत टूट जाएगा। उसकी यांत्रिक सामर्थ्य बहुत कम होती है, उसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है, घर्षण का गुण बहुत कम होता है। इसके साथ साथ कार्बनिक विलायकों के प्रति बहुत ज़्यादा विलय होता है, तो उसमें प्रतिरोधकता गुण बढ़ाना है। तो इस तरह से इन गुणों का जब विकास करना होगा तो हमें क्या करना है, रबड़ का वल्कनीकरण करना होगा। रबड़ के वल्कनीकरण के पश्चात इन सभी गुणों में वृद्धि हो जाती है। रबड़ का जो वल्कनीकरण किया जाता है उसकी प्रक्रिया में जो हमने प्राकृतिक रबड़ अभी सीड की अवस्था में प्राप्त किया रोलरों से दबाकर, उसको हम क्या करते हैं, सल्फर के साथ या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या बेंजोइल क्लोराइड के साथ 100 से 150 डिग्री पर गर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है, इस दौरान जो पॉलीआइसोप्रीन अणु है, मॉलिक्यूल है, इसमें ये सल्फर के साथ संयोग कर लेता है और सल्फर ब्रिज
का निर्माण कर लेता है। क्योंकि हम यहाँ सल्फर के साथ गर्म कर रहे हैं, तो पॉलीआइसोप्रीन मतलब प्राकृतिक रबड़ सल्फर के साथ रिएक्शन करता है और सल्फर ब्रिज का निर्माण करता है। इससे जो पॉलीआइसोप्रीन बहुलक श्रृंखलाएं थी उनके मध्य में क्रॉस बंध बन जाते हैं और जिससे रबड़ की यांत्रिक सामर्थ्य बढ़ जाती है। रबड़ की ये सभी जो गुण हैं वो बढ़ जाते हैं। देखिए ये रबड़ की एक बहुलक श्रृंखला है और ये दूसरी बहुलक श्रृंखला है। हमने इनको सल्फर के साथ 100 से 150 डिग्री पर गर्म किया है, यानी वल्कनीकरण किया है। तो ये सल्फर क्या करेगा, इन दो द्विबंधों के बीच में क्या करेगा, ब्रिज का निर्माण करेगा, सल्फर ब्रिज का निर्माण कर लेगा। देखो यह द्विबंध था, एक बंध रह गया, यहाँ एस के माध्यम से ये द्विबंध का निर्माण कर लिया। यहाँ पर ये ब्रिज जो सल्फर ब्रिज है इसका निर्माण हो गया। यहाँ भी सल्फर ब्रिज का निर्माण हो गया, इस तरह से यहाँ भी सल्फर ब्रिज का निर्माण हो गया, यहाँ भी सल्फर ब्रिज का निर्माण हो गया। तो सल्फर के त्रिएक बंध बन जाते हैं, इसे हम रबड़ का वल्कनीकरण कहते हैं। और ये जो होता है ये रबड़ वल्कनीकृत रबड़ होता है। और जो वल्कनीकृत रबड़ होता है उसमें जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्राकृतिक रबड़ की तुलना में कई गुना अधिक होती है। देखिए आप, जो इसकी तनन सामर्थ्य होती है वो प्राकृतिक रबड़ से लगभग 10 गुना अधिक होती है। इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है, यानी आप इसे बहुत ज़्यादा सीमा तक खींच सकते हैं, जिससे ये खींचोगे तो आप टूटेगा नहीं है। जबकि जो प्राकृतिक रबड़ होता है उसकी प्रत्यास्थता बहुत कम होती है, थोड़ा सा खींचते वो टूट जाता है। इसके साथ साथ इसकी जो ताप सहन करने की जो सीमा है वो बहुत उच्च होती है, यानी उच्च ताप तक कार्य कर सकता है, जबकि प्राकृतिक रबड़ उच्च ताप पर पिघलने लग जाता है। इसकी जो जल अवशोषण करने की क्षमता है बहुत कम होती है, न के बराबर होती है। जबकि जो प्राकृतिक रबड़ होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को एब्जॉर्ब करके फूल जाता है, जिससे वह अनुपयोगी होता है। जबकि वल्कनीकृत रबड़ जल को अवशोषित करने की बहुत कम क्षमता रखता है। वहीं ये जो आक्सीकारक पदार्थ होता है उससे प्रतिरोधी होता है, इसका आक्सीकरण नहीं होता है। वायुमंडलीय गैसों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ तो जो अम्ल और क्षार होते हैं उनके साथ भी ये अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये आपने प्राकृतिक रबड़ पढ़ा। अब मैं आपको थोड़ा सा सिंथेटिक रबड़ यानी संश्लेषित रबड़ के बारे में बता देता हूँ। संश्लेषित रबड़ वो रबड़ होता है जो मानव निर्मित होता है, यानी मानव के द्वारा लैब में या उद्योगों के द्वारा डेवलप किया जाता है। तो इसमें कुछ रबड़ है जैसे एक्रिलोनाइट्राइल या एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ या ब्यूनाइन रबड़। ये क्या एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन के सहबहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये योगात्मक बहुलक है। इसमें देखिए ये है 1,3-ब्यूटाडाइन और ये है एक्रिलोनाइट्राइल। इन्होंने सहबहुलीकरण किया सोडियम की उपस्थिति में, तो हमको इस तरह से ये एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ प्राप्त हो जाता है, इसे ब्यूनाइन भी कहते हैं। तो ये एक सिंथेटिक रबड़ है। इसकी प्रॉपर्टीज इस तरह से है, ये ताप, सूर्य के प्रकाश, तेल, अम्ल के लिए उच्च प्रतिरोधी होता है, उच्च अपघर्षण क्षमता होती है, क्षारों के प्रति कम प्रतिरोधी होता है, इन क्षारों के साथ ही रिएक्शन कर लेता है। इसका उपयोग जो गास्केट, वाहनों में हौज के निर्माण में, एयरक्राफ्ट के पुर्जे, बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा जो सिंथेटिक रबड़ है वो है स्टायरीन रबड़ या ब्यूनाइस रबड़। यह रबड़ 1,3-ब्यूटाडाइन व स्टायरीन के 3:1 में सहबहुलीकरण से प्राप्त होता है और बहुलीकरण सोडियम की उपस्थिति में होता है। देखिए ये 1,3-ब्यूटाडाइन है और ये स्टायरीन है। 1,3-ब्यूटाडाइन को हम 3% में लेंगे और इसको 1 में लेंगे, यानी 3:1 की उसमें लेंगे, तो 3 का मतलब 75% तो ब्यूटाडाइन होगा और 25% स्टायरीन होगा। और इनके ये सहबहुलीकरण से हमें ब्यूनाइन रबड़ प्राप्त होगा या स्टायरीन रबड़ प्राप्त होगा। ब्यूनाइस जो रबड़ होता है इसकी उच्च घर्षण क्षमता होती है, ये लचीला होता है, उच्च भार सहन करने की इसकी क्षमता होती है। लेकिन इसकी कमी है कि ये तेल और विलायकों को अवशोषित कर लेता है। इसका उपयोग मोटर टायर बनाने में, गैस्केट बनाने में, फ्लोर की जो टाइलें होती हैं वो बनाने में, गास्केट बनाने में, जूतों के सॉल बनाने में, टैंक की लाइन बनाने में, तार बनाने में इसका
उपयोग किया जाता है। तीसरा सिंथेटिक रबड़ आता है ब्यूटिल रबड़। इसमें 2% आइसोप्रीन व 98% आइसोब्यूटीन को के सह बहुलीकरण से ही हमें प्राप्त होता है, समबहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसमें 2% आइसोप्रीन होती है, 98% आइसोब्यूटीन होती है, और जो प्रक्रिया होती है वो समबहुलीकरण होता है। सामान्य परिस्थितियों में यह क्रिस्टलीय होता है, लेकिन खींचने पर क्रिस्टलीकृत हो जाता है। यह अत्यधिक विलायकता व अपघर्षण का गुण रखता है। यह अध्रुवीय विलायकों में विलय होता है। ब्यूटिल रबड़ का उपयोग ट्यूब बनाने में किया जाता है। तार व केबलों की लेयरिंग करने में भी उपयोगी है। इसके साथ साथ टैंक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो 4th नंबर का सिंथेटिक रबड़ है वो नियोप्रीन रबड़ है। ये क्लोरोप्रीन के समबहुलीकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोप्रीन के समबहुलीकरण से ये प्राप्त होता है। यह है क्लोरोप्रीन, और ये जिंक ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में बहुलीकरण होता है, और इस तरह से हमको ये नियोप्रीन रबड़ प्राप्त होता है। नियोप्रीन जो रबड़ होता है उसकी उच्च ताप सहन करने की क्षमता होती है। इसके साथ साथ ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं उनके प्रति उच्च प्रतिरोधकता रखने वाला होता है। ओजोन व अपघर्षण के प्रति भी ये उच्च प्रतिरोधी होता है। इसका उपयोग जो दस्ताने होते हैं, दस्ताने बनाने में, हौज, गैस्केट, तारों के ऊपर रोधक बनाने में, परिवहन बेल्ट आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाए। तो ये सिंथेटिक रबड़ थे। सिंथेटिक रबड़ आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर संश्लेषित रबड़ को भी बता दिया है। धन्यवाद।